हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विल यानी वसीयत को लेकर मैंने पहले 2 वीडियो पोस्ट की हैं। जो पहली वीडियो थी वो नेसेसरी प्रिकॉशंस इन प्रिपेयरिंग ए फुल प्रूफ विल की, यह क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम एक फुल प्रूफ विल तैयार करवा सकें। और दूसरी थी हाउ टू प्रोबेट ए विल, यानी कि विल को एग्जीक्यूट कैसे करवाएं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं विल को लेकर एक नई वीडियो आज मैं पोस्ट कर रहा हूं। वो एक केस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जब हम कोई विल तैयार करवाते हैं तो जो टेस्टेटर होता है, यानी कि जो विल बनाने वाला होता है, वो विल उसकी मृत्यु के पश्चात जो है अमल में लाई जाती है। उसका जो बेनिफिट है उसकी मृत्यु के पश्चात बेनिफिशरीज़ को मिलता है। लेकिन कई बार जो बाद में विल चैलेंज हो जाती है, संदेह के घेरे में आ जाती है, उसमें दूसरा पक्ष जो है बहुत सारी कमियां बताता है और उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है या उसमें अपील करता है। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में केस डिसाइड किया है जिसका टाइटल है स्वर्णलता एंड अदर्स वर्सेस कलावती एंड अदर्स। दोस्तों, ये सिविल अपील नंबर 1565 है जो 2022 की है। इसमें विल के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दी हैं जो विल के केसेस में बहुत ही काम आने वाली हैं और उनके बेसिस पे विल के केसेस जो है डिसाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहला पॉइंट है कि या तो जो विल करता है, यानी कि जो टेस्टेटर है, या तो उसके जो सिग्नेचर हैं वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं, तो तब जो है विल को सेटिस्फाइड किया जा सकता है, उसकी प्रोबेट को। या दूसरा, जो विल करने वाला है यानी कि टेस्टेटर है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, क्या वो किसी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की जो है किसी बीमारी से ग्रस्त है, और अगर ग्रस्त है तो बीमारी का पूरा ब्यौरा जो है उसमें देना पड़ेगा, तभी जो है विल कैंसिल होगी। और तीसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट दिया है कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर द कोर्ट टू सी वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय द टेस्टेटर वाज फेयर एंड इक्विटेबल टू ऑल हिज चिल्ड्रन। यानी कि कोर्ट का काम ये देखना नहीं है कि जो विल करने वाला व्यक्ति है, टेस्टेटर है, उसने अपनी संपत्ति का वितरण विल के मुताबिक अपने सभी बच्चों में किया है, बराबर बराबर किया है। ये जो है कोर्ट का काम ये देखना नहीं है। वो हो सकता है विल वाला कि किसी लड़के को, किसी संतान को जो है वो प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा दे, किसी को बिल्कुल ना दे। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जब वो फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा प्रॉपर्टी की तभी विल मान्य मानी जाएगी। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि विल नकली है या जो है उसमें किसी तरह का कोई संदेह है। क्योंकि लाजमी सी बात है, अगर कि वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का इक्वल नहीं करता या फेयर नहीं करता टेस्टेटर, तो दूसरी पार्टी निश्चित तौर पर विल को कैंसिल कराने के लिए अपील में जाएगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट का काम ये देखना नहीं है कि विल के मुताबिक किस संतान को कितना प्रॉपर्टी मिली है या किसी को नहीं मिली है। ये कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोर्ट डज नॉट अप्लाई आर्टिकल 14 टू डिपोजिशंस अंडर ए विल। क्योंकि एक विल के अंतर्गत जो कोर्ट है
वो संविधान के आर्टिकल 14 को लागू नहीं करता है। यानी कि इक्वल बिफोर लॉ का जो क्राइटेरिया है, जो उसमें संविधान के सेक्शन 14 में है जिसका प्रावधान, ये उसमें अप्लाई नहीं होता है। हो सकता है किसी जो संतान को बिल्कुल ना कुछ भी मिले प्रॉपर्टी में से और किसी को जो है सब कुछ मिल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिल नकली है या वो किसी प्रेशर में बनाई गई है या कि वो किसी बीमारी के तहत साइन किया गया है या जो बेनिफिशरी पक्ष है उसने जो है धोखे से सिग्नेचर करवा लिए हैं, तो या और भी अन्य कोई भी जो सस्पिशियस सराउंडिंग्स है वो ऐसे अप्लाई नहीं होती। विल तभी संदेह के घेरे में आती है जब या तो उस पर सिग्नेचर जो है वो सिग्नेचर जाली हो या उसमें सिग्नेचर में कोई डाउट हो कि ये सिग्नेचर उसी व्यक्ति के हैं या नहीं है। दूसरा, अगर विल करता जो है कोई गंभीर बीमारी से, मानसिक बीमारी से पीड़ित है, तब भी बात समझ आती है कि वो ऐसी मानसिक बीमारी में एक बैलेंस्ड या एक प्रॉपर विल कैसे तैयार कर सकता है। और तीसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है कि वो किसी जो परिवार के सदस्य को ज़्यादा चाहता है, किसी को कम चाहता है, किसी को हो सकता है बिल्कुल ना चाहता हो, तो ऐसे में प्रॉपर्टी का बंटवारा भी बराबर नहीं हो सकता, फेयर नहीं हो सकता। ये अपना उसका डिस्क्रिशन है विल करता का कि वो किसे क्या देना चाहता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इस केस के संबंध में जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियाँ की हैं, स्वर्णलता एंड अदर्स वर्सेस कलावती एंड अदर्स। ये केस तमिलनाडु का है। इसमें क्या है कि एक कपल है, हस्बैंड वाइफ। इसमें पहले वाइफ अपनी विल बनाती हैं और अपनी प्रॉपर्टी दो बेटों को जो है बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जबकि बेटी इसमें कलावती जो उनकी है, उनको वो अपनी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं देती, क्योंकि उन्होंने इसका रीज़न भी दिया कि हमने इनकी शादी पे और इनको कैश बहुत सारा दिया, इनको ज्वेलरी दी और भी जो है इनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए, इसलिए इनको इस प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं देती हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो हस्बैंड है वो भी अपनी प्रॉपर्टी को अपने दोनों बेटों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी भी जो है बाद में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो दो बेटे थे, उनमें से सबसे बड़े बेटे जिनका नाम VM चंद्रशेखर था, उनकी भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनकी जो पत्नी है और जो है उस स्वर्णलता और दो बेटे होते हैं जो कि इस केस में अपलेंट होते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं उसको जो है बिल को प्रोबेट करने के लिए। जबकि क्योंकि जो दूसरी पार्टी होती है विल में, जिसको पैसा नहीं मिला, प्रॉपर्टी नहीं मिली, कलावती, और उनके साथ एक जो छोटा बेटा है वो भी उनके साथ जो है रेस्पोंडेंट बन जाते हैं और वो कोर्ट में पार्टीशन की अपील डाल देते हैं अपने माता पिता की डेथ के बाद। लेकिन जो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो दोनों विल को, हस्बैंड की विल को और वाइफ की विल को, दोनों विल को प्रोबेट कर देते हैं। स्वर्णलता यानी कि जो बड़े बेटे की पत्नी है और उनके दो बेटे हैं, उनके पक्ष में उसको प्रोबेट कर देते हैं और फिर ये मामला जाता है हाई कोर्ट में, जो मद्रास हाई कोर्ट में। जो इसमें रेस्पोंडेंट हैं कलावती और उनका जो ब्रदर है छोटे वाला, वो हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट इन दोनों विल की प्रोबेशन को सेटिसाइड कर देती हैं और उनके ग्राउंड होते हैं बहुत सारे कि ऐसा संभव नहीं है कि दोनों ने पति पत्नी ने अपनी बेटी को कोई हिस्सा नहीं दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी मेंटल एलिमेंट से सफ़र कर रहे थे और विल की राइटिंग को लेके कंट्राडिक्शन है और इग्नोरेंस ऑफ बेनिफिशियरी अबाउट टाइम एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, यानी कि विल कब रजिस्टर की गई उसको टाइम को लेकर जो है
बेनिफिशरी को नहीं पता वो कब हुई, फेलियर ऑफ टेस्टेटर टू इंश्योर प्रेजेंस ऑफ डॉटर एंड सेकंड डॉटर इन लॉ। और जो है माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब विल लिखी गई तो उनकी बेटी की प्रेजेंस उसमें नहीं है, और उनकी जो सेकंड डॉटर इन लॉ है यानी कि छोटे बेटे की पत्नी है, उनकी प्रेजेंस भी वहाँ पर नहीं है। और इसके साथ साथ माननीय हाई कोर्ट और कई सारे ऑब्जेक्शन लगा के इन दोनों विल की प्रोबेट को जो है वो सेटिसाइड कर देते हैं। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस कोर्ट किया अपनी जजमेंट में, कविता कंवर वर्सेस मिसेस पामेला मेहता एंड अदर्स। जो इसमें एक ग्राउंड है दोस्तों कि द एक्सक्लूजन ऑफ वन ऑफ नेचुरल हेयर फ्रॉम द बिक्वीथ कैन नॉट बी इटसेल्फ बी द ग्राउंड टू होल्ड दैट देयर आर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। कि विल को तैयार करने में विल की जेन्युइननेस को, ऑथेंटिसिटी को डाउट इस ग्राउंड पे नहीं किया जा सकता कि एक नेचुरल हेयर को जो प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं मिला, जैसे इस केस में लड़की कलावती को कोई हिस्सा नहीं मिला था, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि अगर एक को हिस्सा नहीं मिला तो ये विल जो है जेन्युइन नहीं है, इसमें फर्जी सिग्नेचर है, ये कोई ग्राउंड नहीं है। ये विल करता की अपनी मर्जी है कि वो किसको क्या देना चाहता है, क्या नहीं देना चाहता है, इसलिए इस ग्राउंड के आधार पर विल को सेटिसाइड नहीं किया जा सकता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को, सेटिसाइड के ऑर्डर को, उसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, और अपना फैसला जो स्वर्णलता एंड अदर्स हैं यानी कि जो अपलेंट है इस केस में, उनके पक्ष में दिया, और उनको दोनों विल का जो उनकी प्रोबेट की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको बहाल किया। तो दोस्तों विल के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो ऐसे मामलों में डिसीज़न के वक्त इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि विल को केवल इस बिना पर जो है चैलेंज ना किया जाए कि किसी व्यक्ति को उसमें हिस्सा ना मिला हो या कोई किसी को कम हिस्सा मिला हो। तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि विल की जेन्युइननेस को हम क्वेश्चन